हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सेल्सी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन वन डायमेंशनल मोशन उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन 1D के पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि दूरी क्या होती है। तो तय किए गए पथ की जो वास्तविक लंबाई है इसी को अपन क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और दूरी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था विस्थापन। तो बच्चों, विस्थापन क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है या जो न्यूनतम दूरी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि होती है और इसकी डायरेक्शन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था चाल। तो चाल क्या होती है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसके अंदर मैंने आपको दो प्रकार की चाल पढ़ाई थी, एक तो औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना। तो यहां तक अपनी बातें कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद आगे अपन डिस्कस करते हैं। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेग। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज। वेग क्या होता है, वेग इसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ध्यान से देखना। देखो बच्चों, वेग बराबर क्या होता है आपके पास है, ये होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब ये किस पे डिपेंड करता है अभी, विस्थापन पे डिपेंड करता है। तो वेग एक सदिश राशि गतिश राशि है, ये होती है सदिश राशि, ये सदिश राशि होती है बच्चों, ठीक है ना। और इसके बाद इसका मात्रक भी क्या होता है, वही होता है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो मात्रक वही होते हैं अभी। और फिर उसके बाद में ध्यान से देखना। देखो, जो वेग होता है, चलो लिख भी देता हूं मैं इसके मात्रक, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ये इसके मात्रक होते हैं बच्चों। इसके बाद में जो वेग होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपके पास औसत वेग। औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं, वी एवरेज। तो ये अपन कैसे निकालते हैं भाई, तो वी एवरेज बराबर क्या होता है आपके पास में, कुल विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन ये आपके पास हो जाएगा T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, औसत वेग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, औसत वेग, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब ध्यान से देखना। देखो, आपके पास में जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, विस्थापन के अनुदिश होती है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है बच्चों। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगी। और डेल्टा आर वेक्टर इसकी डायरेक्शन होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ। तो जो औसत वेग है उसकी दिशा भी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है बच्चों, ठीक है ना। ये तो आपके पास औसत वेग हो गया। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में एक होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी विशेष समय पर जो वेग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं, जैसे मान के इसलिए कहते हैं से यहाँ पे इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा आपके पास, आर वेक्टर। यहाँ पे टाइम कितना देगा, टी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो टाइम कितना देगा आपके पास, टी प्लस डी टी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या देगा, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर देगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है, dt।
और इस dt टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, dr वेक्टर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास है, dr वेक्टर, और इसको टाइम से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास क्या देगा, v वेक्टर देगा बच्चा। क्या हो जाएगा, v वेक्टर। ठीक है ना। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या था आपके पास, dr बाई dt। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं r का t के सापेक्ष अवकलन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, RT वक्र की डाल, या क्या बोल सकते हैं इसको अपन, टेन थीटा। अब डाल अपन कैसे पता करते हैं, मैंने आपको समझाया था, फिर भी चलो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ये T हो गया, ये R हो गया। तो R और T के बीच में आपने इस प्रकार से ग्राफ बना दिया। इसके बाद में मान के चलिएगा अगर आपको इस टाइम पे आपको वेग पता करना है इस टाइम पे, तो सबसे पहले इस टाइम पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से क्षैतिज बनाते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से स्पर्शरेखा बनाते हैं। तो क्षैतिज और स्पर्शरेखा के बीच का कोण ज्ञात करते हैं, थीटा। और इस थीटा का जो टेन थीटा है वही अपने को तात्क्षणिक वेग के बारे में बताएगा बच्चों। तो आप एक काम करिए, इस ग्राफ की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप थीटा ज्ञात करके उसका टेन थीटा कर दें, और उसका जो टेन थीटा है वही उस पॉइंट पर आपको तात्क्षणिक वेग के बारे में जानकारी देगा बच्चों। ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूं, यहां पर r हो गया, यहां पर t हो गया, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर मैं यहां पे इस प्रकार का ऐसा ग्राफ बना देता हूं, ये r हो गया, ये t हो गया, तो इसकी वेलोसिटी है वो घट रही है। और अगर मैंने इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बना दिया कि r हो गया, ये t हो गया, तो इसकी वेलोसिटी है वो क्या बच्चों, कांस्टेंट है। और अगर मैंने इस प्रकार का ऐसा ग्राफ बना दिया, ये r ले लिया, ये t ले लिया, ये मैंने ग्राफ बना दिया, तो इस स्थिति में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आपके पास है, 0 है। तो ये सारे के सारे जो ग्राफ है वो मैंने आपको चाल के अंदर बता रखे हैं। तो ये वाले ग्राफ यहां से मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, बातें वो की वही है। ठीक है, ये चीज होगी भी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो भाई मैंने आपको बता दिया कि चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो चाल की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव हो सकती है, चाल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जबकि जो वेग होता है वो क्या सदिश राशि है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वेग वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी धनात्मक दिशा में चल रहा है। और यदि वेग है इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो अपन क्या बोल सकते हैं ध्यान से, जो वेग है ये क्या भी सदिश राशि है, इस कारण से इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या 0 भी हो सकती है बच्चों। वेग की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, अभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और या वेग की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बच्चों। तो वेलोसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, बढ़ना, घटना, 0 होना, पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना। क्योंकि वेलोसिटी आपके पास में एक ऐसी राशि है जिसके पास में डायरेक्शन भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चाल होती है ना वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चों, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है ना, ये बातें मैंने आपको बताई है। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो एक अपन ग्राफ बनाते हैं, देखो ये r और t के बीच में ग्राफ बनाता हूं मैं। ये r हो गया और ये t हो गया। r और t के बीच में मान के चलेगा इस प्रकार से ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन गया। ठीक है ना, अब ये तो आपके पास में कोई पॉइंट हो जाएगा
इस पॉइंट पर टाइम कितना आपके पास है t1, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा आपके पास r1 वेक्टर देगा। इसी प्रकार से आपके पास है ये कोई जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर टाइम कितना देगा आपके पास है t2, और यहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा बच्चों r2 वेक्टर देगा। यानी t1 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वो r1 वेक्टर है, और t2 टाइम पे विस्थापन कितना देगा आपके पास r2 वेक्टर देगा। ठीक है ना। अब मैं इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन, और इसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं डायरेक्टली यू मिला देता हूं। ये मैंने मिला दिया, और इसके बाद इस लाइन का मतलब इस डॉटेड लाइन का ये वाला जो एंगल है ये मैं थीटा पता करता हूं, ये मेरे पास थीटा हो गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसका भी टेन थीटा पता करता हूं, टेन थीटा, तो इसका टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना देगा बताओ, लंब बटा आधार, तो लंब क्या देगा आपके पास है ये यहां से यहां तक का, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन आधार आपके पास ये कितना हो जाएगा बताओ, t2 माइनस t1, तो t2 माइनस क्या देगा आपके पास t1 हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, v एवरेज वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, v एवरेज वेक्टर। ठीक है ना। तो बात सुनना भी, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी विशेष बिंदु पर अगर आपने ढाल ज्ञात की है, तो वो तो उस पॉइंट पर आपको तात्क्षणिक वेग के बारे में बताएगा। और यदि आपने दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन की अगर आपने स्लोप पता की है, ढाल पता की है, तो ये अपने को औसत वेग के बारे में जानकारी देगी, जैसे ये दे रहे। ठीक है ना। ये चीजें हो गई बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया वेग क्या होता है, वेग के बारे में पूरी जानकारी दे दी, औसत वेग बता दिया आपको मैंने, तात्क्षणिक वेग मैंने आपको बता दिया है। वेग है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और इसके बाद में विस्थापन और समय के बीच में अगर आपको ग्राफ दे रखे तो उस ग्राफ से अपन जो औसत वेग है वो अपन कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें, इसको आप समझ ले अच्छे से। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में देखो अपन डिस्कस करते हैं कि जो यूटर्न पॉइंट होता है, कई बार क्या होता है, पार्टिकल है वो चलते चलते पलटी मार देता है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी वापस यूटर्न ले लेता है। ठीक है ना। तो यूटर्न पॉइंट की अपन बात करते हैं। यूटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बड़े शानदार होते हैं। यूटर्न पॉइंट की बात करते हैं अपन। यूटर्न पॉइंट क्या होता है, यूटर्न पॉइंट क्या होता है, जैसे पार्टिकल मान के चलिए यहां से चलना स्टार्ट किया, तो पहले इस प्रकार से इधर की तरफ चलता है, और चलते चलते ध्यान से देखना, देखो यहां से इस प्रकार से यूं पलटी मार देता है। ठीक है ना। यानी यहां से क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अगर अपन यहां पे बात करते हैं तो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है बच्चों, इस प्रकार से पॉजिटिव, और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इस प्रकार से नेगेटिव हो जाती है। और यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। तो जो आपके पास यूटर्न पॉइंट होता है उस पे वेलोसिटी आपको क्या करनी है, जीरो करनी है। ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। तो इसका जो आर होता है वो क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ध्यान से यूटर्न पॉइंट की। जैसे आपको विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है, ये आपके पास आर हो गया और ये आपके पास टी हो गया। ठीक है ना। तो आर और टी के बीच में कोई भी मैं इस प्रकार से ग्राफ बना देता हूं, इस प्रकार से मैंने कोई भी एक ग्राफ बना दिया। तो आपको यूटर्न पॉइंट के बारे में बताना है, यूटर्न पॉइंट कहां पे होगा अभी। तो ध्यान से देखना, देखो यूटर्न पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी जीरो जाती है और विस्थापन और समय के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब होता है कि जहां पे स्लोप जीरो जाती है। वो स्लोप जीरो कहां पे हो रही है बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां पे हो रही है। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो इस पॉइंट पे इस प्रकार से मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया,
ये क्षैतिज बना दिया और ये स्पर्शिका हो जाएगी। तो क्षैतिज और स्पर्शिका इन दोनों के बीच का जो कोण है वो आपके पास है थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी आपके पास जो टेन थीटा है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 0, यानी इस पॉइंट पर जो स्पीड v है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास यू टर्न पॉइंट बन जाएगा बच्चों। और यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, ये टाइम हो गया, ये आपके पास वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ मान के इसलिए इस प्रकार से यूं दे रखा है, देखो ऐसा कोई ग्राफ दे दिया आपको। तो यहां पर आपका जो यू टर्न पॉइंट है वो कहां पे बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये रहा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, पलटीमार पॉइंट बोल सकते हैं या यू टर्न पॉइंट बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आपको विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है, वेग और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो जो यू टर्न पॉइंट है उसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन देवदान से। इसके बाद में ग्राफ्स की अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जो ग्राफ्स हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ है इम्पॉसिबल होते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो दूरी है, विस्थापन है, वेग है, और उसके बाद में जो चाल है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। कौन घट सकता है, कौन बढ़ सकता है, ठीक है ना। जैसे कुछ ग्राफ्स मैं बना रहा हूँ, वो ग्राफ्स पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल आपको बताना है। यहाँ पे दूरी, यहाँ पे समय, और दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनता है देवदान से ऐसा। ऐसा ग्राफ हो गया। इसके बाद में देवदान से यहां पे चाल, यहां पे समय, ऐसा ग्राफ हो गया। यहां पे अपन लेते हैं विस्थापन, और यहां पर समय हो गया। तो विस्थापन और समय के बीच में इस प्रकार का कोई भी ग्राफ आपको दे रखा है, ऐसा ग्राफ दे रखा आपको। ये विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है। यहां पे वेग और यहां पर विस्थापन। तो वेग और विस्थापन के बीच में इस प्रकार का ग्राफ दे रखा आपको, ऐसा ग्राफ। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो मैं आपको एक एक ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल हो सकता है। यहां पे विस्थापन और ये समय हो गया। तो विस्थापन और समय के बीच में ऐसा ग्राफ दे रखा है, देखो आपको, ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अपन लेते हैं चाल, और यहां पर अपन लेते हैं दूरी। तो चाल और दूरी के बीच में जो से ग्राफ दे रखा है आपको ऐसा। ये वाला ग्राफ। अब आपके पास कुल मिलाकर के 6 ग्राफ है। इन 6 ग्राफ्स में से कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और जो बातें मैंने आपको बता रखी है उन्हीं को आपको बेस बना करके आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ग्राफ अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो
पहले ग्राफ के अंदर क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक समय तो लगातार बढ़ता है, और यहां से लेकर के यहां तक दूरी है वो पहले बढ़ती है और फिर उसके बाद दूरी घटती है। और मैंने आपको बता रखा कि दूरी है वो कभी भी घटती नहीं है, दूरी हमेशा बढ़ती है बच्चों। तो यहाँ पे ये दूरी को घटा रहा है, इस कारण से ग्राफ पॉसिबल हुआ कि इम्पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल। तो इस वाले ग्राफ को अपन कर देंगे क्रॉस। इसके बाद यहाँ पे अपन आते हैं, चाल और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो ध्यान से देखना, देखो यहां से लेके यहां तक समय तो लगातार बढ़ रहा है, यहां से लेके यहां तक चाल वो लगातार बढ़ रही है पहले तो, और फिर उसके बाद चाल यहां से यहां तक घट करके वापस जीरो हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहां से यहां तक एक्सीलेटर पुश कर रहे हैं अपन, और यहां से लेके यहां तक अपन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाल वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, चाल नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉसिबल। इसके बाद इसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पे बच्चों विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो अपन क्या देख सकते हैं ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा यहां से स्टार्ट होता है अपना ग्राफ, यहां से, तो यहां से लेकर के यहां तक की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहां से यहां तक समय वो भी लगातार बढ़ता है, और फिर उसके बाद विस्थापन भी लगातार बढ़ता है। फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की बात करते हैं, तो विस्थापन तो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि विस्थापन तो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट समय घटने लग गया। और आपको पता है कि समय घटने का मतलब होता है कि टाइम पीछे चलने लग गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तो टाइम है न तो पीछे जाता है और नहीं टाइम कभी नेगेटिव होता है, समय हमेशा लगातार बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण से ये वाला जो ग्राफ है वो क्या देगा बच्चों, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने तो टाइम को ही पीछे चला दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इसकी अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वेग भी पॉजिटिव, विस्थापन भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या देगा आपके पास है, वेग पॉजिटिव, विस्थापन नेगेटिव। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो वेग और विस्थापन दोनों नेगेटिव देंगे। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो वेग तो नेगेटिव देगा, विस्थापन पॉजिटिव देगा। अब आपको पता है कि वेग और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि हैं, और दोनों ही अगर सदिश राशि हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से ये वाला ग्राफ है वो पॉसिबल हो जाएगा। तो कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी घट सकता है, कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो हर संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो ये वाला ग्राफ क्या देगा बताओ, पॉसिबल, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों देवदान से, इसकी विस्थापन और समय। तो अपन देखते हैं, देखो यहां से लेके यहां तक जो बच्चों टाइम है ना वो क्या भी नेगेटिव है भाई। यहां से लेके यहां तक जो टाइम है वो क्या भी नेगेटिव भाई। इस एक्सिस के पीछे इधर की तरफ टाइम नेगेटिव है, और क्या समय की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं। तो टाइम अगर नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता ना, इस कारण से ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, संभव नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे ग्राफ बता रहा अपने को चाल और दूरी के बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तो लगातार बढ़ रही है, बट चाल होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से यूं घट रही है। तो क्या ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है क्या? आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चाल तो घट रही है, चाल घट सकती है, बट दूरी लगातार बढ़ रही है। ये वाला ग्राफ भी क्या देगा आपके पास है, पॉसिबल। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल है और कौन कौन से ग्राफ इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये चीज हो गई बच्चों। चलो इसके बाद में एक ग्राफ मैं आपको और बता देता हूँ, वो वाला ग्राफ बताना कि पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ये विस्थापन है ना, ये तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में ये वाला ग्राफ आपको बताना है, ये वाला ग्राफ यहाँ पे अपन लिखते हैं किसको, विस्थापन को, यहां पर अपन समय को लेते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से यूं चला और फिर उसके बाद यूं हो गया। आपको ये वाला देखना है भी, ये वाला जो ग्राफ है पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, एक बार आप सोचें। अब इसको देख करके आप बोलोगे कि सर इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक टाइम बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक टाइम बढ़ रहा है बट विस्थापन अब वो क्या हो रहा है, घट रहा है। और सर विस्थापन तो घट ही सकता है, विस्थापन बढ़ भी सकता है, विस्थापन घट भी सकता है। तो ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल हो गया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, देखो अगर अपन जैसे थ्योरेटिकली बात करें तब तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली अगर अपन बात करते हैं तो प्रैक्टिकली अपनी बात करते हैं तो देखना ध्यान से, देखो
अगर अपन इस सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे समय बढ़ रहा है और विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास जो वेलोसिटी है v क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव। और यहां पर ध्यान से देखना, देखो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव जाती है। यहां से लेकर के यहां तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल है वो यहां से लेकर के यहां तक तो इस प्रकार से यूं आगे की तरफ यूं जा रहा है और फिर उसके बाद यूं चलने लग गया। और अपन यहाँ पे इस पॉइंट को अगर अपन देखेंगे तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है, इसी टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और इसी टाइम पर इस प्रकार से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कोई टाइम नहीं लगाती है, यानी उसी टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव, उसी टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। जबकि ये वाली चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए कुछ टाइम तो लगता है ना, तो वो टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी शार्प एंड बन रहा है, बिल्कुल एकदम तीखा किनारा बन रहा है, पहले पॉजिटिव फिर अचानक से नेगेटिव हो जाती है वेलोसिटी। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये वाला ग्राफ है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इस ग्राफ को अगर अपन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे करके ये जो है ना, इसको यहां से बीच में से यूं काट करके और फिर उसके बाद इसको अपन इस प्रकार से यूं डॉटेड कर देते हैं, इसको अपन ये डॉटेड कर देते हैं। इस प्रकार से इस ग्राफ को अपन ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये चीज है भाई। तो ग्राफ्स के बारे में काफी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपने अच्छे से समझी होगी, नोट कर लो इनको आप। तो देखिएगा बच्चों, अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। अब तक अपन ने दूरी पढ़ ली, विस्थापन पढ़ लिया, उसके बारे में चाल पढ़ ली और वेग पढ़ लिया। तो चाल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, देखो ध्यान से, चाल के अंदर मैंने आपको बताया था कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है, v इक्वल टू ये होता है आपके पास ds अपॉन dt, ठीक है ना। अब यहां से ये चाल हो गई भी, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ds इक्वल टू क्या देगा आपके पास v dt। और यदि इसका अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये अपन इंटीग्रेशन कर दिया, टाइम t1 ये आपके पास है टाइम t2। यहाँ पे पहले t1 पे दूरी कितनी थी, 0, और फिर उसके बाद यहाँ पे दूरी कितनी रहेगी, s हो जाएगी। तो ds का इंटीग्रेशन कर दोगे s आ जाएगा, तो ये आपके पास s इक्वल टू, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, v dt, t1 से लेकर के, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, v dt फ्रॉम t1 टू t2, यानी चाल का समय के सापेक्ष t1 से लेकर t2 तक समाकलन। तो इसको अपन बोल सकते हैं चाल का समय के सापेक्ष समाकलन हो गया बच्चों। क्या हो जाएगा, चाल का समय के सापेक्ष समाकलन। और समाकलन का मतलब क्या होता है भाई यहां से अपने को क्या प्राप्त हो रही है, दूरी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, दूरी। तो अगर आपने चाल का समय के सापेक्ष समाकलन कर दिया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और समाकलन का मतलब क्या होता है, इसको अपन बोल देंगे वीटी वक्र तथा टी एक्स के मध्य का क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, देखो मतलब ये हुआ कि यहां पर तो आपने v ले लिया यानी चाल ले ली, और यहां पर आपने t ले लिया। तो अगर आपने इस प्रकार से v और t के बीच में ये ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, और ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं t1, और इस टाइम को अपन क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार से यूं t2। और अगर अपन इस ग्राफ के नीचे का ये वाला जो एरिया है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अगर अपन ने ज्ञात कर दिया तो ये जो एरिया वो किसको बताएगा बच्चों, दूरी को बताएगा। ये एरिया बताएगा किसको, डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपकी क्लियर होनी चाहिए।
इसी प्रकार से देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं वेग की, बात करते हैं वेग हो गया, तो वेग क्या होता है आपके पास में, वी वेक्टर इक्वल टू, भाई अपन यहाँ पे 1D पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 1D पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1D पढ़ रहे हैं तो जो v है इसको अपन क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। मान के इसलिए का पार्टिकल वो एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है, तो v सदिश को अपन लिख देंगे dx बाई dt लिख देंगे, क्या लिख देंगे, dx बाई dt, या v इक्वल टू क्या देगा आपके पास है, dx अपॉन dt हो गया। तो यहां से आपके पास है dx इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, v इंटू dt। दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 0 से लेकर के कहां तक, x तक, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, t1 से लेकर के t2 तक। तो dx का इंटीग्रेशन क्या देगा आपके पास, x, dx का इंटीग्रेशन क्या देगा, x बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे, v dt, कहां से कहां तक, t1 से लेकर के t2 तक। इसको अपन बोलेंगे v का t के सापेक्ष समाकलन, या क्या बन जाएगा आपके पास में, एरिया। और यहां से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा विस्थापन। तो बात सुनना मेरी, दूरी का अवकलन कर दो, चाल आ जाएगी, विस्थापन का अवकलन कर दो, वेग आ जाएगा, चाल का समाकलन कर दो, दूरी आ जाएगी, वेग का समाकलन कर दो, विस्थापन आ जाएगा। क्योंकि अवकलन और समाकलन ये दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं भी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो ध्यान से, जैसे मान के इसलिए ये कोई ग्राफ दे रखा आपको, वेग और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में इस प्रकार से कोई भी ग्राफ आपके पास में देखिएगा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। अब मान के इसलिए ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोल देंगे बच्चों, A1। इसी प्रकार से आपके पास है ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोल देंगे बच्चों, A2। और इसी प्रकार से ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रकार से A3। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है इसको अपन क्या बोलेंगे, T1। यहां से यहां तक का टाइम है क्या देगा आपके पास में, T2। और यहां से यहां तक का जो टाइम है इसको अपन क्या बोल देंगे, T3 बोल देंगे, क्या बोल देंगे, T3। अब बात सुनना भी, यहां पर आपने वेग और समय के बीच में ग्राफ बना रखा है, इस T1 टाइम के लिए जो एरिया वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पार्टिकल का जो विस्थापन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। इस T2 टाइम के अंदर जो एरिया वो नेगेटिव है, भाई वैसे भी वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, भाई यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेग नेगेटिव है, और वेग नेगेटिव होने का मतलब होता है कि पार्टिकल पीछे की तरफ चल रहा है, और यहां पर फिर से वेग पॉजिटिव हो जाता है, यानी पार्टिकल है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं अभी, यहां पे तो पार्टिकल आगे जाता है, यहां पे पार्टिकल पीछे जाता है, फिर पार्टिकल आगे जाता है। अब अगर आपने यहां पर जो पॉजिटिव एरिया है A1 और A3, इन दोनों को जोड़ करके इनमें से अगर आपने A2 को माइनस कर दिया, तब तो आपके पास में क्या देगा बच्चों, विस्थापन आ जाएगा, क्या देगा, विस्थापन, ठीक है ना, ये चीज हो गई। और अगर आपने A1, A2 और A3 इन सारे के सारे एरियाज को अगर आपने जोड़ दिया, तो आपके पास में क्या देगी बच्चों, दूरी आ जाएगी, क्या देगी, दूरी। समझ में आ गई ना बातें, भाई पार्टिकल से आगे चल रहा है, चाहे पीछे जा रहा है, चाहे वापस आगे जा रहा है, दूरी के अंदर तो सबको अपने को ऐड करना है, तो सारे के सारे एरिया को अगर आपने जोड़ दिया, तब तो आपके पास में दूरी आ जाएगी, और पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा दिया, तो इस स्थिति में क्या देगा आपके पास में, विस्थापन आ जाएगा। और अगर आपको औसत चाल चाहिए,
औसत वेग चाहिए। औसत वेग क्या देगा आपके पास, a1 प्लस क्या देगा आपके पास a3 माइनस a2 अपॉन t1 प्लस क्या देगा t2 प्लस क्या देगा आपके पास t3। और इसी प्रकार से अगर आपको औसत चाल चाहिए तो ये आपके पास a1 प्लस a2 प्लस a3 t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा अभी, ये चीजें होगी। तो अब तक मैंने आपको जो भी बातें बताई उन बातों का सार बता देता हूं, ध्यान से देखना। देखो, अगर आपने दूरी का अवकलन कर दिया तो चाल, विस्थापन का अवकलन कर दिया तो वेग, चाल का समाकलन कर दोगे तो दूरी, विस्थापन का वेग का समाकलन कर दोगे तो विस्थापन आ जाएगा, ठीक है ना। अवकलन का मतलब क्या होती है, ढाल, और समाकलन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये जो भी बातें मैंने आपको बताई इन बातों को आप अच्छे से नोट कर लें बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं त्वरण, एक्सलेरेशन। तो क्या होता है भाई, त्वरण क्या होता है। देखो, विस्थापन से वेग आता है, वेग से त्वरण आता है, ठीक है ना। यानी विस्थापन है वो कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और वेग कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। जैसे मान के चलिए दो कार है, दोनों रेस्ट में खड़ी है। पहली वाली कार है ना, वो तो मान के चलिए 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है, और दूसरी वाली जो कार है ना, उसको 100 की स्पीड पकड़ने में 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड तो अल्टीमेटली 100 पे जा रही है, और पहली को टाइम लगता है 10 सेकंड और दूसरी को टाइम लगता है 20 सेकंड। तो यहाँ पे जो चाल है, जो वेग है, किसका तेजी से परिवर्तित हो रहा है, पहली कार का। तो पहली कार का त्वरण ज्यादा हो जाएगा बच्चों। तो त्वरण किसके बारे में बताता है कि वेग है वो कितना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सलेरेशन यानी त्वरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन क्या होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लगा समय, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेग में परिवर्तन। तो वेग तो क्या होती है, सदिश राशि। तो देखो बच्चों, जो त्वरण होता है ना, वो भी आपके पास में क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। और यदि इसका मात्रक अपन देखते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है बताओ। मात्रक होता है वेग में परिवर्तन यानी मीटर पर सेकेंड, और लगा समय फिर सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह क्या होता है आपके पास, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है। तो ये इसके मात्रक होते हैं अभी, ठीक है ना। विमा वगैरह सब आप जानते ही हो, ये मैंने आपको डायमेंशंस वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से बता रखी है। इसके बाद में जो त्वरण होता है वो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और या जीरो भी हो सकता है। देखो बच्चों, जो त्वरण है ना वो क्या हो सकता है, अभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी नियत भी हो सकता है। तो यहां पे ध्यान से कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। देखो, त्वरण का काम होता है वेग को परिवर्तित करवाना। त्वरण पॉजिटिव होने का मतलब है कि त्वरण की डायरेक्शन पॉजिटिव है। त्वरण नेगेटिव होने का मतलब है कि त्वरण की डायरेक्शन नेगेटिव है। और त्वरण जीरो होने का मतलब होता है कि त्वरण है ही नहीं, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जिस दर से बढ़ रही थी ना, वो दर बढ़ रही है, ठीक है ना। और घटने का मतलब घट रही है, और कांस्टेंट का मतलब क्या बात, त्वरण कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से यानी नियत दर से बढ़ रही है बच्चों। एक समान दर से जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ, क्या हो गया, अब सुनना ध्यान से देखना। देखो, तो त्वरण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब सुनना ध्यान से, कई बार अपन क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी पाल लेते हैं कि त्वरण पॉजिटिव मतलब वेग बढ़ रहा है, यानी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है।
या ऐसे बोल सकते हैं कि चाल बढ़ती है। त्वरण नेगेटिव इसका मतलब चाल घट रही है, ये गलत बात है। त्वरण पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव है, और त्वरण नेगेटिव मतलब डायरेक्शन नेगेटिव बच्चों, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा, तो बातें एक एक बात को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना तो ये आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। अभी अपन ने क्वेश्चंस इसके स्टार्ट नहीं किए, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, देखना, देखो, एक तो था आपके पास औसत त्वरण, यानी ए एवरेज। ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, देखो, जैसे मान के चलिएगा ये टाइम है, इस टाइम को अपन क्या बोलेंगे t1, और इस टाइम को अपन क्या बोलेंगे t2। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना देगी v1 वेक्टर, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना देगी v2 वेक्टर हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज कितना आता है अभी, v2 वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास v1 वेक्टर, और यहाँ से आते का जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास t2 माइनस t1। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ए एवरेज वेक्टर, इसको अपन बोल सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या देगा आपके पास डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। और डेल्टा वी वेक्टर अपॉन क्या देगा आपके पास डेल्टा टी हो जाएगा। तो आपके पास जो ए एवरेज वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपके पास डेल्टा वी वेक्टर के अनुदिश। तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो औसत त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, ठीक है ना। और वेग में परिवर्तन की दिशा अपन कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन की दिशा अपन निकालते हैं सदिश से। किससे निकालते हैं, सदिश से, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो मैं आपको इसमें एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई पार्टिकल पहले इधर की तरफ जा रहा था, इसका वेग कितना था v1, और फिर पार्टिकल वो अचानक से इस प्रकार से यूं चलते चलते यूं इधर की तरफ मुड़ जाता है, इसका वेग कितना देगा आपके पास में v2 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, देखो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर निकालना है। तो ये तो आपके पास में v1 वेक्टर हो गया, इसके बाद इसका अपोजिट बना देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है माइनस का v1 वेक्टर हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा v2 वेक्टर, ये तो v2 वेक्टर हो गया, और ये आपके पास है जो माइनस का v1 वेक्टर है, ये अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको अपन बोलेंगे माइनस का v1 वेक्टर। तो ये v2 वेक्टर, ये माइनस v1 वेक्टर, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास में किसकी डायरेक्शन जाएगी, ये किसकी डायरेक्शन रह जाएगी, ये डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी v2 वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास में v1 वेक्टर, या ये क्या देगा आपके पास में डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा। तो जो आपके पास में डेल्टा v वेक्टर की डायरेक्शन है ना, वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, त्वरण की डायरेक्शन हो जाएगी, औसत त्वरण की दिशा हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। एक होता है तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास टाइम कितना t और वेलोसिटी कितना देगी v वेक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते टाइम कितना देगा t प्लस डी टी, और वेलोसिटी कितना देगी v वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास dv वेक्टर। तो यहां से लेकर के यहां तक वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ अभी dv वेक्टर, और टाइम कितना लगा भाई dt। तो इसको ही अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण बोल देंगे, dv बाई dt। अब dv बाई dt इसको अपन क्या बोल सकते हैं, v सदिश का t के सापेक्ष अवकलन। तो ये आपके पास हो जाएगा v का t के सापेक्ष अवकलन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं vt वक्र की ढाल,
या इसको अपन बोल सकते हैं टेन थीटा बोल सकते हैं। मतलब ये आपके पास में v हो गया और ये आपके पास में t हो गया। तो आपने v और t के बीच में इस प्रकार से यूं ग्राफ बना दिया है, ये ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ के इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, तो यहां पर सबसे पहले एक क्षैतिज बनाता हूं, फिर स्पर्शिका बनाता हूं, इन दोनों के बीच का एंगल पता करता हूं। तो एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। और इस थीटा का जो टेन थीटा है ना, उस टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, तात्सनिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तात्सनिक कोण बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको यहाँ पे। त्वरण क्या होता है, इसका मात्रक वगैरह सब कुछ बता दिया। औसत त्वरण मैंने आपको बता दिया है, तात्सनिक त्वरण ये मैंने आपको बता दिया है। और बच्चों ध्यान से देखना, देखो औसत त्वरण है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। और वेग में परिवर्तन की दिशा अपन कैसे पता करते हैं, सदिशों के व्यवकलन से। कैसे पता करते हैं, सदिशों के व्यवकलन से। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों मैंने आपको अब तक ये बता दिया है कि अगर अपन v और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ की किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होती है, जो ढलान होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे t को लेते हैं और यहाँ पे अपन किसको लेते हैं, v वेक्टर को लेते हैं। ये जैसे मान के इसलिए आपके पास में ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ का ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ का जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है t1। यहाँ का जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है t1। यहाँ का जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है t2। इसको अपन बोलेंगे v1 वेक्टर। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इस प्रकार से v2 वेक्टर। इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं, इसको अपन इसे मिला देते हैं। ये अपन ने इसे मिला दिया। तो यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, v2 वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास v1 वेक्टर। यहां से यहां तक का कितना देगा आपके पास t2 माइनस t1 हो जाएगा। और मान के इसलिए ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, थीटा। तो यहाँ पे इसके लिए जो टेन थीटा है वो क्या बन जाएगा बताओ, लंब कितना देगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और बटे आधार क्या देगा आपके पास है t2 माइनस t1। यानी इसको अपन बोल देंगे डेल्टा v बटे डेल्टा t। यानी ये आपके पास हो जाएगा एवरेज एक्सलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सलेशन, यानी औसत त्वरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपने ढाल ज्ञात कर दी, तो वो तो बताएगी कि इसको तात्सनिक त्वरण को। और अगर आपने दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी ढाल ज्ञात कर दी, तो वो आपको बताएगी औसत त्वरण को बताएगी। इसको बताएगी औसत त्वरण को। ठीक है ना, ये चीजें होगी बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। मैंने आपको बता दी कि a बराबर क्या होता है बताओ, dv अपॉन है dt। इसका अपन क्या करते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dv वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a dt। दोनों तरफ से अपन क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। ये अपन ने अवकलन कर दिया, सॉरी समाकलन, क्या समाकलन। t1 पे वेलोसिटी कितना देगी v1, और t2 पे वेलोसिटी क्या देगी आपके पास है v2। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, तो इसको अपन बोलेंगे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा बराबर। इसको अपन क्या बोल देंगे a dt t1 से t2 तक। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक का t के सापेक्ष समाकलन। अगर आपने एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। तो एक का t के सापेक्ष समाकलन, क्या क्या देगा आपके पास है, 80 वक्र तथा टी अक्ष के मध्य का
एरिया। यहां पे टी को ले लो और यहां पे ए को ले लो। इस प्रकार से यूं आपके पास ग्राफ है। अब इसके बाद यहां पर आपके पास टाइम कितना हो जाएगा अभी T1, और यहां पे आपके पास टाइम कितना हो जाएगा अभी T2। T1 से लेके T2 तक इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो एरिया अपने को ये बताएगा कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है। एरिया चेंज इन वेलोसिटी को बताता है बच्चों। किसको बताता है? चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। ठीक है ना, ये बातें होंगी। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो, विस्थापन, इसका अगर आपने क्या कर दिया अभी अवकलन, तो आपको प्राप्त हो जाएगा वेग। वेग का अगर आपने क्या कर दिया अभी अवकलन, तो आपको प्राप्त हो जाएगा त्वरण। ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। तो अवकलन करने का मतलब क्या होता है अभी? विस्थापन, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं अभी? x, वेग क्या देगा आपके पास v, और त्वरण क्या देगा आपके पास a। अवकलन कैसे करते हैं ध्यान से देखना। देखो, dx अपॉन dt, अवकलन कर देंगे अपन। v इक्वल टू क्या देगा आपके पास dx अपॉन dt। इसका अवकलन कैसे करते हैं? a इक्वल टू क्या होता है आपके पास dv अपॉन dt। ठीक है ना, ये बात होगी। और इसका अपन उल्टा भी लिख देते हैं, तो एक बार इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में ये वाली चीज में मिटा देता हूं। ठीक है ना, इसको नोट कर दें एक बार आप अच्छे से। ठीक है ना, इसके बाद में देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूं मैं। मान के इसलिए आपके पास है क्या अभी त्वरण। इस त्वरण का अगर आपने क्या कर दिया अभी समाकलन, तो आपको प्राप्त हो जाएगा वेग में परिवर्तन, या वेग मान लो। और वेग का अगर आपने कर दिया फिर से समाकलन, तो आपको प्राप्त हो जाएगा विस्थापन। तो कैसे करते हैं समाकलन, ध्यान से देखना। देखो, डेल्टा v इक्वल टू क्या होता है आपके पास है a dt, T1 से लेके T2 तक। इसका समाकलन अपन कैसे करते हैं अभी? x बराबर क्या होता है आपके पास है v dt, T1 से लेकर के T2 तक। ठीक है ना, अवकलन का मतलब क्या होता है? इस ग्राफ का टेन थीटा, इस ग्राफ का टेन थीटा। और समाकलन का मतलब क्या हो जाएगा अभी? एरिया क्षेत्रफल होता है बच्चों। ठीक है ना, ये बातें होगी भी। तो इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से नोट कर लें। तो देखना ऐसे, देखो मैंने आपको बता दिया कि ए इक्वल टू क्या था आपके पास है dv अपॉन dt। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं अभी ध्यान से देखना। देखो, इसको ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करता हूं? dx से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करता हूं? dx से। तो यहां से आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा देवदान से? बराबर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं देवदान से? या dx बाई dt को अपन एक जगह लिख देते हैं, तो dx बाई dt, और ये आपके पास क्या देगा? dv अपॉन dx। dx बाई dt, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी? v लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना देगा आपके पास? v dv अपॉन dx। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। ठीक है, इसके बाद में इस x को इधर की तरफ ले जाते हैं, तो v dv बराबर क्या देगा आपके पास? तो a dx कर दो दोनों तरफ से इंटीग्रेशन। x1 पे वेलोसिटी कितने देगी? v1। x2 पे वेलोसिटी कितने देगी आपके पास? v2। आपको मालूम होना चाहिए कि जो v होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई 2। तो इसको 2 को अपन उधर की तरफ ले जाएंगे, ये आपके पास है क्या देगा बताओ? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर
2 इधर की तरफ आ गया और ये आपके पास हो जाएगा a dx x1 से लेकर के x2 तक। तो बच्चों ये जो चेन रूल है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है अभी, ठीक है ना, ये चीज। और इसके बाद है देवदान से, जैसे मान के इसलिए आपने विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो विस्थापन और समय के बीच इस प्रकार से आपने यूं ग्राफ दे रखा है, यूं ग्राफ दे दिया। तो ये वाला ग्राफ अपने को क्या बताता है, ये वाला ग्राफ ऐसे बताता है कि यहाँ पे थीटा क्या भी कम, यहाँ पे थीटा ज्यादा, और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, यानी जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो थीटा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है। एक्स टी ग्राफ का जो टेन थीटा वही किसको बताता है, वी को बताता है, यानी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब यहाँ पे त्वरण है, क्या है, त्वरण। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सलेरेशन नॉन जीरो है बच्चों, क्या है, नॉन जीरो। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये आपके पास x हो गया और ये t हो गया, ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है। तो ऐसा ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पे थीटा देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह जो थीटा वो क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। और थीटा अगर सेम है तो इस स्थिति में टेन थीटा भी सेम होगा। तो इस स्थिति में आपके पास जो v है वो भी क्या देगा बच्चों, कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना देगा आपके पास में, 0 देगा। अब एक्सेलरेशन के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ध्यान से देखना, देखो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव दे रहा हूं और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या दे रहा हूं, नेगेटिव दे रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो वेलोसिटी भी क्या देगी आपके पास पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। इस स्थिति में जो v है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या आपके पास है, नेगेटिव, और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या आपके पास है, नेगेटिव। तो इस स्थिति में जो वेलोसिटी का परिमाण है वो क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। अब यहां पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव, बट अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो इस स्थिति में वेलोसिटी घटेगी। और अगर ध्यान से देखना, देखो वेलोसिटी है वो क्या देगी आपके पास नेगेटिव और एक्सेलरेशन क्या देगा आपके पास पॉजिटिव। तो इस स्थिति में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इस स्थिति में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और अगर v और a दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इस स्थिति में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का अपना लेक्चर, अपना ये लेक्चर एंड होता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है।